हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज का जो ये सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी PGT का 2011 का पेपर। जैसा कि हमने आपसे बोला है कि हम इसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर कराएंगे, जिसमें कि MCQ एंड PYQ मिक्स रहेंगे, जो कि टोटल ज्योग्राफी से ही संबंधित रहेंगे। तो जिसमें हमने TGT के पेपर सभी सॉल्व कर लिए थे एंड अभी जो सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं यूपी PGT का है, जिसमें हमने PGT का 2021 का पेपर जो हुआ था, 2016 का एवं 2013 में जो पेपर हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे 2011 का पेपर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप GS बाई दिवाकर सर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर कि आपको सभी कोर्स एंड बैचेस आसानी से मिल जाएंगे, जिस PDF फॉर्म में तथा वीडियो लेक्चर्स सभी एक साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। न्यूफाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है? लकड़ी काटने में, मछली पकड़ने में, या फिर शिकार करना, या फिर दुग्ध उत्पादन करना। तो इनका जो न्यूफाउंडलैंड है उसकी जनसंख्या ज़्यादातर किस में लगी हुई है? मछली पकड़ना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है पूर्वी तट के साथ साथ हैट्रस अंतरीप से ग्रांड वैन तक बहती है। कहाँ से बहती है ये? हैट्रस अंतरीप है, वहाँ से लेकर के ग्रांड वैन तक ये बहती है और USA के पूर्वी तटीय भाग में तापमान को बढ़ा देती है। कहाँ पे बढ़ाती है तापमान को? USA के पूर्वी तटीय भाग में तापमान को बढ़ाती है। यहाँ न्यूफाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी धारा इससे मिलती है। क्या मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के पास में लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है, जो कि यहाँ पे मिलती है, जिससे धुंध व कोहरा बन जाता है। क्या बन जाता है? धुंध बन जाता है, कोहरा बन जाता है। जो ये क्षेत्र बनता है वो क्या होता है? मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र बनता है। तापमान यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है मछलियों के लिए। तो जहाँ पे क्या मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन प्लैंकटन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यहाँ मछलियाँ पकड़ने के काम में अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। जब मछलियों के लिए खाना उत्पादन हो रहा है वहाँ पे, तो इंसानों के लिए भी होगा, क्योंकि इंसान मछली खा रहे हैं वहाँ के। तो दोनों का ही काम आसानी से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मिट्टी का अपरदन हो रहा है, वनीय आग हो रहा है, या फिर बाढ़ें हैं, या फिर अधिक गिरना है। तो जो वन आग हो रहा है, आपका वन में आग लग रही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके कारण सबसे ज़्यादा वन संसाधन घट रहे हैं। वर्तमान समय में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो निभाती है वनीय आग। देश में उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग जाने से वहाँ के वन क्षेत्र राख में बदल गए। किस में बदल गए? जो उत्तराखंड के जंगल थे उसमें आग लगी, क्षेत्र किस में बदल गए? राख में बदल गए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी वनीय आग की समस्या अक्सर बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन एकत्रित करना कौन सी क्रियाओं में आती हैं? कौन सी क्रियाएं कौन सी जनजाति करती है? इसमें क्वेश्चन ये अधूरा है, पर चलो कोई बात नहीं, नीचे तो जनजाति ही दी गई है। तो मलेशिया के सेमांग हैं, पूर्वी अफ्रीका के मसाई हैं, या फिर मध्य एशिया के खिरगीज हैं। तो जो मलेशिया के सेमांग हैं ये क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और इनके साथ में क्या करते हैं? भोजन का एकत्रण करते हैं। भोजन एकत्र करना, मछली पकड़ना एवं शिकार करने की क्रिया मलेशिया के सेमांग द्वारा की जाती है। ये विषुवत-रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड, कहाँ पर? ये दक्षिणी थाईलैंड और मलेशिया की पहाड़ियों में निवास करते हैं जो सेमांग लोग होते हैं। सेमांग लोग मुख्यतः कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी भोजन में कमी आने पर उन्हें मछली पकड़ने पर बाध्य होना पड़ता है। जब शाकाहारी भोजन उनको नहीं मिलता है तो वे क्या करते हैं? मछलियों का पकड़ते हैं, उन्हीं का भोजन करते हैं। भोजन एकत्र करने का कार्य महिलाएं करती हैं, परंतु कभी कभी पुरुष भी सहयोग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेरा चैनल है, आप सर्च करेंगे कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार के नाम से, तो वो आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी जो GS का पार्ट है तथा हिंदी है, सभी उसमें डिटेल में तथा उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी कराए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। किसको? लौह इस्पात उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को, जलयान निर्माण उद्योग को, या फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग को। तो ये किसको है? किसमें सहायक है? ये लौह इस्पात उद्योग में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादन करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड वेबर ने किया था।
उनका उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1909 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ था। उबेरडेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्री ये नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये किस भाषा में थी? जर्मन भाषा में थी। ठीक है। इनका यह सिद्धांत ब्रिटेन के बदलते लोह इस्पात उद्योग को वर्णित करने में सहायक था। किसका ये काय का सिद्धांत था? ये जो ब्रिटेन में लोह इस्पात उद्योग बदल रहा था उसको जो वर्णन कर रहा था सही से, वो था अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा व अटलांटा स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं ये आपके? दक्षिण कैरोलिना में, मैसाचुसेट्स में, या फिर उत्तरी कैरोलिना में, या फिर जॉर्जिया में। तो ये स्टेट आपके स्थित हैं जॉर्जिया में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सूती वस्त्र उद्योग प्रथम उद्योग है जो सूती वस्त्र का उद्योग माना जाता है। वो कैसा माना जाता है? प्रथम उद्योग माना जाता है जो कि आधुनिक कारखाना प्रणाली से प्रभावित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के दो प्रमुख प्रदेश हैं। पहला कौन सा है? दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, एवं दूसरा है दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्लेसन प्रदेश में मध्य वर्जीनिया से लेकर के मध्य अल्बामा तक लंबी पेटी में उद्योगों का विस्तार पाया जाता है। कहाँ से लेकर के? वर्जीनिया से लेकर के अल्बामा तक उद्योगों का विस्तार है, जिसमें जॉर्जिया में अगस्टा व अटलांटा दो प्रमुख सूती वस्त्र हैं। जॉर्जिया में कौन कौन सी हैं? अगस्टा है एवं अटलांटा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है। कहाँ पे होती है ये? पाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिस्र में, या फिर भारत में। तो जो कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है वो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कपास की जो प्रति हेक्टेयर उपज है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक है, जबकि वर्तमान समय में ये टाइम कब का है? 2011 का है, ये याद रखिएगा। इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले प्रथम 3 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में चीन आ जाएगा, चीन के बाद में तुर्की आ जाएगा। तो ये आप मॉडिफाई कर लें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में तक निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन करता है? जल, खनिज तेल, कोयला, या फिर प्राकृतिक गैस। तो जो आपका कोयला है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य रूप से कोयले की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? कोयले की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसीलिए कोयले की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किसी भी उद्योग के लिए मेन चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागान को कहते हैं फजेंडा, ट्रेलिस, या फिर कोरल्स, या फिर एस्टोनियस। तो इसको जो ब्राज़ील में कॉफ़ी को कहा जाता है फेजेंडा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो ये जो आपका रिपीट हुआ था किसमें? 2013 वाले पेपर में भी। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिपीट हुए हैं, तो आप अगर PYQ सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए मिल ही जाते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहवा गर्म एवं नम जलवायु का पौधा है। तो कहवा कैसी जलवायु चाहिए? यहाँ पे गर्म और नम, उष्ण एवं आर्द्र चाहिए, तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह उगाया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तक चाहिए होता है। वर्षा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर चाहिए, तथा इसके लिए जो भूमि चाहिए ढलवा भूमि चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ढलान युक्त भूमि होनी चाहिए, जिसमें वर्षा का जल जमाव नहीं होता। वर्षा होनी चाहिए लेकिन जल का जमाव नहीं होना चाहिए, इस तरह की भूमि चाहिए। जो ब्राज़ील है विश्व का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। यहाँ इसके उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। जो इसका टेम्परेचर चाहिए, जल चाहिए, उसकी भूमि चाहिए, वो सब कैसा है? ब्राज़ील में कॉफ़ी जो कहवा है उसके लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ बड़े बड़े बागानों में कहवा के पौधे लगाए जाते हैं, जिसे कि फेजेंडा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? फेजेंडा नाम से इसको जानते हैं। यहाँ का सेंटास विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है। तो ये आप बंदरगाह भी याद रखेंगे। सेंटास बंदरगाह है जो कि विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है, जिसे कि कहवा पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको दिक्कत आती है, तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करेंगे। ठीक है।
चलिए देखते हैं, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन यानी कि जो रेशम उत्पादन है बहुत विकसित है। कहाँ पे है ये? मानसून क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या फिर पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो ये जो आपका सबसे ज़्यादा विकसित है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किया गया है। ये जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहाँ पे पाया जाता है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? नींबू होता है, अंगूर होता है, संतरा है, जैतून है, अंजीर है, खुबानी, ये सब कैसे रसीले फल का यहाँ पे उत्पादन होता है। तथा यहाँ पे ओक, वालनट, चेस्टनट, साइप्रस, सेडार, ये सब वृक्ष कैसे हैं? यहाँ पे प्रसिद्ध वृक्ष हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपने अंगूर उत्पादन एवं रेशम कीट पालन के लिए विख्यात है। यहाँ पे इसको एक नाम और बोला जाता है, खट्टे फलों की खेती के लिए भी इसको जाना जाता है। और जो यहाँ पे जो मदिरा बनती है, शराब बनती है, वो अंगूर से यानी फलों की शराब यहाँ पे फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? ये आपके स्टाम्प ने, विटलेसी ने, बेकर ने या फिर बीबर ने। जो विटलेसी महोदय हैं इन्होंने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में, जो 13 टोटल कितने थे? 13 कृषि प्रदेश थे, इसमें इन्होंने विभाजित किया हुआ था। देख लेते हैं इनके बारे में व्याख्या। 1936 का टाइम था जब डी विटलेसी जो थे उन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। उनके अनुसार निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है। जैसे देख लेते हैं कैसे कैसे इन्होंने किया था। 5 प्रकार बताए थे जो सीमांकन किया था 5 तरह से। फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कृषि उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी आदि के लिए जो विनियोग होता है, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढांचा, कृषि कार्य में सहायक यंत्र, उपकरण तथा आवास आदि के संबंधी उन्होंने दशाएं बताई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन में भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी 1830 ईस्वी की स्थापना यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1830 में हुई थी। इसके संस्थापकों ने भूगोल को ज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मनोरंजक शाखा बताया। जो ये इसके जो संस्थापक थे उन्होंने बताया कि जो भूगोल है ज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मनोरंजक शाखा है। इसमें विदेशी सदस्यों में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट रिटर, इनके भी नाम इसे आते हैं ज्योग्राफिकल सोसाइटी में। सोसाइटी की सभ्यताओं में भौगोलिक विषयों पर पत्र पढ़े जाते हैं। क्या होते हैं? जो भौगोलिक विषय हैं उन पर पत्र पढ़े जाते हैं, जिसके माध्यम से भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होता था। क्या होता था? भौगोलिक ज्ञान का वहाँ पे प्रसार होता था, बढ़ाया जाता था उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी के साथ रेडजेल ने प्रमुख योगदान दिया था। किसमें? सांस्कृतिक भूगोल में, क्षेत्रीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में या फिर राजनीतिक भूगोल में। तो जो आप जानते होंगे रेडजेल जो महोदय हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? राजनीतिक भूगोल से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रेडजेल, जिनको कि राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल के साथ में पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में प्रमुख योगदान दिया। 2 रचनाएं उनकी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? एंथ्रोपोजोग्राफी तथा राजनीतिक भूगोल है। ये 2 उनकी पुस्तकें हैं या फिर रचनाएं, जो भी नाम आप बोलना चाहें वो हैं। अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की हुई थी। राज्य की तुलना किससे की थी? जीव से की थी। उन्होंने राज्य एवं समाज की जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया था। किसको? राज्य एवं जो समाज का जीववादी सिद्धांत है उसको पुष्ट किया था। रेडजेल ने अपने मानव भूगोल एंथ्रोपोजोग्राफी के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी। किसकी की थी? डार्विन का जो विकासवाद है उसकी पुष्टि की थी। कौन से खंड में की थी? प्रथम खंड में। बुक कौन सी थी? एंथ्रोपोजोग्राफी या फिर मानव भूगोल में। इसके बाद में उन्होंने डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और यह व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों का इतिहास का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही जो मानव समाज बनते हैं उसके इतिहास का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेस्टन जेम्स के, पीटर हैगेट के, विलियम बुंगी के, डेविड हार्वे के। तो ये किसने लिखी हुई है? डेविड हार्वे ने लिखी हुई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। और अन्य पुस्तक हैं जो डेविड हार्वे ने लिखी है, पीटर हैगेट ने लिखी है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की हो जाएगी। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये भी डेविड हार्वे ने लिखी हुई थी। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये लिखी थी आपके पीटर हैगेट ने। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, ये भी किसने लिखी थी? पीटर हैगेट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ था, इसके जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे? तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या था? भौगोलिक विकास करना या फिर भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन या फिर भौगोलिक स्वतंत्रता। जो इसका सिद्धांत का मूल सिद्धांत है वो है इसका भौगोलिक विकास करना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलेंगे इसकी व्याख्या देख लेंगे। पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बहुत जो मूल भौगोलिक विकास पर आधारित है। किस पर है ये? भौगोलिक विकास पर आधारित है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि विश्व के सभी वस्तुएं परस्पर एक अटूट संबंध में बंधी हुई हैं। कैसी बंधी हुई हैं? एक अटूट संबंध में बंधी हुई हैं। जो सभी वस्तुएं हैं, आप अभी भी देख रहे होंगे कि हम सब किसी न किसी से, जो आप फूड चेन पढ़ते होंगे तो ये क्या है? एक बंधा हुआ है ना, हम लोग बंधे हुए हैं किसी न किसी से, कोई ना कोई हमारे ऊपर डिपेंड है। तो यही उन्होंने बताया था। उनमें कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है। कोई भी क्या है? स्वतंत्र इकाई नहीं है। इस सिद्धांत का प्रयोग हमबोल्ट, रिटर एवं रेडजेल ने किया था, जबकि बाइडल डी ला ब्लॉस ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचन किया था। किसने किया था व्याख्या और विवेचन? बाइडल डी ला ब्लॉस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, तो सेम क्वेश्चन आपको पिछले वाले में भी दिखा होगा, जो हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी था ये। जो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 है, पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर क्या? जीवन पाया जाता है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है एवं सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके घूर्णन या फिर दैनिक गति के कारण दिन रात होती है। जो ये घूर्णन करती है या फिर जो दैनिक गति जो इसकी होती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 4.6 बिलियन है। 71% इस पर जल है, 29% यहाँ पर स्थल पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगर देखेंगे आप ऊपर से इसको तो इसमें जल ही जल दिखाई देगा, स्थल बहुत थोड़ा सा है, इसके कारण इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर तक तापमान की वृद्धि होती है? कहाँ तक होती है इसकी? 22, 23, 32 या फिर 40। तो इसका सही हो जाएगा 32 मीटर की गहराई तक तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर आप 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान की वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तथा बढ़ती गहराई के साथ में तापमान की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होती जाएगी। जब आप नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रभावित हो सकती हैं? कौन सी लहरें चलती हैं कोर में? प्राथमिक लहरें, द्वितीयक, धरातलीय या फिर प्राथमिक व द्वितीय। जो कोर में जाती हैं आपकी प्राथमिक लहरें। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक लहरें ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं। इसी कारण जो प्राथमिक लहरें हैं यही कोर के मध्यस्थ क्षेत्र में प्रभावित हो सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंग केवल ठोस के माध्यम से गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। तो धरातलीय तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। जो क्या सरफेस वेव होती हैं वो सरफेस पर ही रह जाती हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी प्राथमिक लहरें हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं? कोर क्षेत्र तक जा सकती हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? कौन सी गहराई है इसमें? 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर की गहराई में आपको ठोस पदार्थ जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? तरल अवस्था में पहुँच जाते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में व्याख्या। मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों में क्या होती है? गति मंद हो जाती है। इस भाग को निम्न गतिक मंडल कहा जाता है या फिर इसको दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग अपेक्षाकृत पिघली हुई अवस्था में है।
इस भाग में ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तरल अवस्था में ये पहुंच जाते हैं, पिघले हुए अवस्था में पहुंच जाते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता बीच में है। किसके बीच में है ये? सियाल व सीमा के, सियाल व अंतरम की सीमा के, मेंटल व अंतरम की सीमा के व उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मेंटल व अंतरतम की जो सीमा है उसके बीच की असंबद्धता जिसको भी जाना जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की सभी परतों के बीच एक असंबद्धता व्याप्त है जो सभी भाग को एक दूसरे भाग से अलग करती है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी जो असंबद्धता है जिसको कि बोला जाता है कॉनरॉड असंबद्धता। भूपटल व मेंटल संबंधी असंबद्धता को मोहो असंबद्धता बोला जाता है, जो कि मोहरोविसिक या फिर मोहरोविकी असंबद्धता द्वारा अलग किया जाता है। बाह्य मेंटल एवं आंतरिक मेंटल के बीच में रेपेटी पाई जाती है, और मेंटल व एवं कोर के बीच में जो पाई जाती है आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। और बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के बीच में जो पाई जाने वाली घनत्व संबंधी है उसको बोलते हैं लेहमीन। ठीक है, तो जो आपके एक शॉर्ट फॉर्म बनती है इसकी कोमो एंड रे गुल। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, कोमो रेगुल के नाम से सभी असंबद्धताएं याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? कौन सा है वो? ग्रावेन है, होस्ट है, भ्रंशगाठी है, नापे है। तो जो भ्रंश द्वारा नहीं बनता वो बनता है आपका नापे। नापे किस तरह से बनता है? एक बलन के द्वारा बनता है, ये देख लेते हैं इसके बारे में। जो परिबलन मोड़ एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में पड़ी होती है, इस तरह से क्या होती है, इस तरह से ये बलन पड़ जाता है इन पे। तो क्या होती है, एक जो भुजा है दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में पड़ी होती है। जब अंतर्जात बल अधिक सक्रिय हो जाता है तो संपीड़न अधिक होने लगता है, और परिबलन मोल की जो मोड़ होता है उसकी उल्टी हुई भुजा बहुत अधिक मुड़ जाती है। इस तरह से ये मुड़ जाती है, ये बोलना चाह रहा है। मुड़ जाती है तो बलन अपने अक्ष पर टूट जाता है और मोड़ का एक भाग खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाता है। इस दशा में जो निचली परतें ऊपर आ जाती हैं, यदि खिंचाव जारी रहे तो ऊपर वाली भुजा टूटकर दूर होने वाली भुजा के नीचे छेपित हो जाती है। जो ऊपर वाली भुजा होती है वो टूट जाती है तथा नीचे वो उनकी भुजा के नीचे छेपित हो जाती है, जिनकी भुजा के सेलों के संबंध में नहीं होता है। इस प्रकार जो परिबलन की टूटी हुई भुजा दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसको ग्रीवा खंड या फिर नाफे का निर्माण कहा जाता है। कोई बलन है, इतना उसमें फॉल्ट हो रहा है, इतना वो बलित होता जा रहा है कि वो टूट कर एक दूसरे स्थान पर गिर जाता है, तो दूसरी भुजा जो होती है उसके ऊपर गिर जाती है। इस तरह से जो वो खंड बनता है जिसको कि बोला जाता है ग्रीवा खंड या फिर नापे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सेलें रवेदार होती हैं? रवेदार कौन सी सेलें होती हैं आपकी? आग्नेय सेलें, अपसादी सेलें, कायांतरित सेलें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी आग्नेय सेलें हैं ये कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। आग्नेय सेलें में रवे पाए जाते हैं जिनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से रवे छोटे तथा देर में ठंडा होने पर रवे कैसे बनते हैं? बड़े बन जाते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती। इस चट्टान पर अपरदन क्रिया कम होती है। इसमें जीवाश्म फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। चट्टान में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट, बेसाल्ट। जो कायांतरित का रूप नहीं है वो हो जाएंगी आपकी बेसाल्ट चट्टानें, ये कायांतरित नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी सेलों का निर्माण रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयले से ग्रेफाइट बन जाता है, शिस्ट से आपका फाइलाइट बनता है। ये सब किसका रूप हो जाएंगे? कायांतरित का या फिर रूपांतरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? सेल है, चूना पत्थर है, कोयला है या फिर ग्रेबो है। तो जो आपका ग्रेबो है ये उदाहरण नहीं है किसका? अवसादी सेलों का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रेबो जो है वो आपका आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है जो रूपांतरण के फलस्वरूप सर्पेंटाइन में बदल जाता है। अवसादी सेलों का जो परिवर्तित रूप है उनको देख लेते हैं। बालू का पत्थर से जो परिवर्तन होता है क्वार्टजाइट में होता है। चूना पत्थर से संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। सेल से स्लेट बनता है, कोयला से ग्रेफाइट या फिर हीरा बनता है। बालू का पत्थर इससे बनता है क्वार्टजाइट एवं कॉन्ग्लोमरेट से इससे भी क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? बलन का, भ्रंशन का, संबलन का या फिर नापे का? तो ये जो रिफ्ट घाटी बनती है वो भ्रंशन के द्वारा बनती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या फिर भ्रंश कहते हैं। जर्मनी भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को ग्राबेन कहा जाता है। कौन सी भाषा में ग्राबेन कहा जाता है इसको? जर्मन भाषा में। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर, कहाँ की घाटी देखी थी उन्होंने? पूर्वी अफ्रीका की। इसको देखकर भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? अरावली क्षेत्र में, सिंधु गंगा के मैदान में या फिर हिमालय क्षेत्र में या फिर समुद्र तटीय मैदान में? तो ये आते हैं आपके हिमालय जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। भारत में अधिकतम भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाले जो क्षेत्र में अंतर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्य से, जिसमें आ जाते हैं आपके बिहार, नेपाल, समीपवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब, उनके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है, जहाँ पे कि क्या होता है 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की संख्या रहती है, जिनसे क्या होती है? जन धन की अपार हानि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? कौन सी पेटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट हुआ वो दिख गया। ये पाए जाते हैं आपकी परिप्रशांत मेखला या फिर परिप्रशांत जो महासागरीय पेटी है, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसको कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। परिप्रशांत में महासागरीय पेटी में संबंधित है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। यह पेटी ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। विश्व की ज्वालामुखियों के लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपचाप, समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इस मेखला में जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, माउंट मेयान एवं पिनाटुबो, यूएसए का शास्ता रेनियर हुड एवं मध्य अमेरिका का चिम्बाराजो आदि सम्मिलित किस में किए जाते हैं? ये सब किस में आते हैं? आपके प्रशांत महासागर या फिर जो रिंग ऑफ फायर जो बनी हुई है, ये सब इसी में आ जाते हैं। ये क्या है? आपके ज्वालामुखी ही है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होती है, कौन सी होती है? विसुवियस, पिलियन, स्ट्राम्बोली या फिर हवाई तुल्य। जो आपकी पिलियन तुल्य जलवायु ज्वालामुखी होती है ये सबसे विनाशकारी होती है। इसके बारे में देख लेते हैं। पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इससे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा एवं लसदार होता है। जो लावा कैसा होता है? इसका चिपा चिपा होता है एवं लसदार होता है। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी है। कैसा है? जो पश्चिमी द्वीप समूह में जाएंगे आप, मार्टिनिक द्वीप की जो पीली ज्वालामुखी है उसका लावा इसी टाइप का है। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख जो बेंट से भारी धमाके के साथ में होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, यथा हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, पिलियन तुल्य तथा विसुवियस तुल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं। लहरदार जो आकृति बनती है आपकी इस तरीके से जो बनती है, ये ज्वालामुखी से बनती है। ये क्या पृथ्वी होती है उसके अंदरूनी भाग में बन जाती है। इसको बोला जाता है फैकोलित। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये आपकी दी गई है आकृति। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो उसे फैकोलित कहा जाता है। मोड़ों की अपनति एंटीक्लाइन एवं अभिनति सिंक्लाइन में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है। ये बन गया आपका क्या? फैकोलित। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपवर्तन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला था, किसने डाला था? सबसे पहले जो प्रकाश डाला था डेविस महोदय ने। इन्होंने ही अपवर्तन चक्र की संकल्पना दी थी 1899 में। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। इसी आधार पर डेविस महोदय ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल है। इसको बोला जाता है ट्रायो ऑफ डेविस या फिर डेविस का त्रिकूट के नाम से इसको जानते हैं, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैंक के अनुसार अपवर्तन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? पेनीप्लेन, पानप्लेन।
प्लेन या फिर इंटरप्ट, जो कहा था पिंक ने, अंतिम अवस्था को इंटरप्ट के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेंक ने अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पेंक के अनुसार भूदृश्य का निर्माण उत्थान की दर एवं कटाव की दर से निर्धारित होती है। जो भूदृश्य का निर्माण है वो उसमें क्या होता है, उत्थान की दर एवं कटाव की दर निर्धारित होती है। पेंक ने अपवर्तन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृति बीन मैदान की कल्पना की, जिसे उन्होंने प्राइमरम्प कहा। क्या बोला था उन्होंने? प्राइमरम्प कहा। और अंत में जो मैदान बनता है उससे पेंक ने इंड्रम्प कहा। क्या बोला था उन्होंने? जो आकृति विहीन मैदान है उसको तो उन्होंने प्राइमरम्प कहा था, और जो अंतिम बनता है मैदान उसको उन्होंने इंड्रम्प कहा था, जो डेविस के पेनीप्लेन के समरूप था। यानी कि डेविस ने उसका नाम इंड्रम्प का नाम क्या दिया था? पेनीप्लेन, या फिर पेनीप्लेन का जो नाम पेंक ने दिया था वो इंड्रम्प दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी का डेल्टा पूछा है इसमें। किस प्रकार का डेल्टा नील नदी का है? तो ये चापाकार डेल्टा नील नदी का पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब नदी की जो मुख्य धारा होती है द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर संकरे रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि कौन कौन सी नील जो नदी हैं जिनका चापाकार डेल्टा बनता है, तो वो हो जाएंगे आपकी नील हो जाएगी, राइन हो जाएगी, हांगो, इरावदी, बोलगा, डैन्यू नदी, सिंध नदी, गंगा है। इन सभी का जो डेल्टा कैसा है वो चापाकार डेल्टा है। चापाकार डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। कहाँ पे होता है इनका? अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में इनका निर्माण होता है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी कभी कभी नीचे बहती है, उसको कहते हैं, जो बहती है आपकी मिस्ट्रल हवा है ये कैसी है? आपकी ठंडी है और स्थानीय हवा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी इसको शेयर करें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ, एंड दिस इज सत्यम परमार। आज का जो ये सेशन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे 2011 UP PGT का जो एग्जाम हुआ था उसको देख रहे थे, जिसका कि ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने 2013, 2016 और 2021 तीनों साल का जो पेपर हुआ था आपका UP PGT का उसको डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको 1 से 2 सेशन मिलते हैं जिसमें कि आपके PYQ प्लस MCQs कराए जाते हैं। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। GSY दिवाकर सर प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा, जिसमें कि कोर्स एंड बैचेस आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का भाग कैसे होता है? वो आता है अपने यहाँ पे पृथ्वी पर किस तरीके से आता है? दीर्घ तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, या फिर मध्य तरंगों के रूप में, या फिर परावैंगिक तरंगों के रूप में। तो जो भाग आता है पृथ्वी पर वो आता है लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। पृथ्वी कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। जब वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है पृथ्वी, तो वो किस रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है। और इस अवशोषित ऊष्मा को दीर्घ तरंगों के रूप में विकसित करती है, विकृत कर देती है, यानी कि परावर्तित करती है। अब जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन जब वो परावर्तित करती है तो वो कैसे कर देती है? दीर्घ तरंगों के रूप में करती है, जिसे कि भौमिक विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भौमिक विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी औसत तापमान एक समान रहता है। जो पृथ्वी पर तापमान रहता है वो कैसा रहता है? एक समान रहता है। यह सूर्यातप एवं भौमिक विकिरण में संतुलन के कारण ही संभव हुआ है। ये किसके कारण में संतुलन चलता है इनमें? जो सूर्यातप आपका आता है, भौमिक विकिरण जो आती ऊष्मा है, जाती ऊष्मा है, इसके कारण ही क्या होता है? जो पृथ्वी का तापमान है समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? पृथ्वी का ऊष्मा बजट इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कह रहा है कि अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति आपकी कब होती है? 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को या फिर 22 दिसंबर को। तो जो अपसौर की स्थिति होती है ना, ये तब होती है जब क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, या फिर जो सूर्य और पृथ्वी में दूरी जब ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, वो जो स्थिति होती है आपकी अपसौर की स्थिति होती है। और जब सबसे सूर्य और पृथ्वी नज़दीक होते हैं जिस दिन को, वो होती है आपकी उपसौर की स्थिति। तो जो ये अपसौर की स्थिति होती है वो 4 जुलाई को होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहीं अगर उपसौर की स्थिति पूछा जाए तो वो होती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष भर समान नहीं रहती है, बल्कि क्या होती है, ये घटती बढ़ती रहती है, कम बढ़ होती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप 147 करोड़ किलोमीटर, जिसे कि उपसौर कहते हैं। जो 3 जनवरी है, पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, जिसकी दूरी कितनी है, 147 करोड़ किलोमीटर है, जिसको कि उपसौर या फिर पेरिहेलियन कहा जाता है। और 4 जुलाई को सूर्य जो सबसे अधिक दूरी होती है पृथ्वी की सूर्य से, 152 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 152 करोड़ किलोमीटर होती है। इसे अपसौर या फिर अपहेलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य में होती है? ये कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर में ओजोन गैस सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है? तो वो रहती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता पाई जाती है। पहला तो ये कि ओजोन परत पाई किस में जाती है, तो ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में। हाइट अगर पूछी जाए तो ये पाई जाती है 15 से 65 किलो, जो अगर हाइट पूछी जाए तो 15 से 50 के बीच में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहती है वो कहाँ पर रहती है, तो ये रहती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई तक रहती है ये। अतः इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। जो ये समताप मंडल का ये वाला पार्ट है ना, 15 से 35 किलोमीटर का, इसको ही बोला जाता है क्या, ओजोन मंडल भी इसको बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोला जाता है, हेलोन जैसी हेलोजेनेटेड गैसों के कारण इस मंडल में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो CFC है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है, इन जैसी ये गैस है, इनके कारण क्या हुआ है, जो ओजोन परत है इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। समताप मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान जो रहता है लगभग कैसा रहता है, स्थिर रहता है, कोई घटबढ़ नहीं होती, उसमें कोई भी कम या बढ़ना नहीं रहता है। परंतु जब ऊपरी भाग में जाएंगे आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तापमान कैसा होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। जब आप ज़्यादा हाइट पर पहुंचोगे, 20 से ऊपर की हाइट में पहुंचोगे, तो तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद होती है। जो गैस है आपकी ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है, तो ये क्या करती है, जब सूर्य से जो किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, तो ये उन को अवशोषित कर लेती है। इसी के कारण क्या होता है कि वहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है। जो 20 किलोमीटर तक का जो तापमान है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन 20 से ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यवहानिक व्युत्क्रमण होता है, ये क्या होता है, उच्च धरातल पर वायु के संपीड़न से, चक्रवात के समय पे, या फिर मेघाच्छादित आकाश से। तो जो ये होता है अव्यवहानिक व्युत्क्रमण, ये होता है चक्रवात के समय पे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अव्यवहानिक जो व्युत्क्रमण है चक्रवात के समय उत्पन्न होता है, इसलिए इसे चक्रवाती प्रतिलोपन की संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है इसको, चक्रवाती प्रतिलोपन बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंधों में चक्रवातों के शीत वातावरण में जब भारी तथा जो शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात होते हैं उनमें शीत वातावरण के टाइम में जब भारी हवा और ठंडी हवा जो होती है, गर्म हवा प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जब क्या होती है, ठंडी हवा और भारी हवा जो होती है, ठंडी होती है तो वो भारी होती है, गर्म होती है तो वो हल्की होती है। तो जो ठंडी हवा होती है अपने भारीपन के कारण ठंडी हवा हल्की गर्म हवा को धकेल देती है। जो क्या होती है, ठंडी हवा होती है वो जो गर्म हवा होती है उसको ढकेल देती है आगे। ये होगी आपकी गर्म हवा, ये होगी आपकी ठंडी हवा। इसमें भारीपन है, इसमें हल्कापन है, तो ये क्या होती है, ये इसको ढकेल देती है, गर्म हवा को ढकेल देती है, और इसे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति कहा जाता है। ये क्या हो जाती है, गर्म हवा ऊपर पहुंच जाती है, ठंडी हवा नीचे पहुंच जाती है, इसी को बोला जाता है क्या, तापीय प्रतिलोपन इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपकी कुछ पवनें दी गई हैं और ये इनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, कौन सी पवन कहाँ पर चलती है। तो जो सांता आना है आपकी कैलिफोर्निया में चलती है, ये ठीक है आपकी। ये जो खमसिन है आपकी अरब में नहीं चलती है, कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है, ठीक है। ये कहाँ पर चलती है? मिस्र में चलती है। बाकी फ़ोन आपकी स्विट्ज़रलैंड में चलती है, मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है। ये तीनों वेस्ट सही है। बाकी गलत जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खमसिन अरब में ना चल करके मिस्र में चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा बादल है जिससे कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये आपका कपासी बादल है या फिर कपासी वर्षा बादल है, वर्षा स्तरीय या फिर पछाव स्तरीय। तो जो आपका कपासी वर्षा बादल है, इसके कारण सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे अत्यधिक लंबवत विकास वाले होते हैं। मूसलाधार में वर्षा होती है, ओला पड़ते हैं, त्वरित झंझा लाना इन्हीं का काम होता है। इन मेघों की प्रमुख विशेषता होती है, इसमें क्या क्या हो जाता है? मूसलाधार जो बारिश आपकी चलती है, कई कई घंटों तक जो चलती रहती है, वो वाली बारिश। साथ में जिनके ओले पड़ते हैं, ओले जो पड़ते हैं, जो हवा तूफानी हवाएं जिनके साथ में चलती हैं, त्वरित झंझा जो आता है आपका, जैसे कि हवा के साथ में जोरदार बारिश जो चलती है, वो क्या है? इन मेघों की पहचान होती है। ये प्राय विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में ये बादल जो है वर्षा करते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में 4 बजे की वर्षा हेतु, यानी कितना टाइम है ये? 4 बजे के करीब में कपासी वर्षा बादल ही जिम्मेदार होते हैं। जो 4 बजे करीब में पर डे यहाँ पे विषुवत रेखीय प्रदेशों में आपको वर्षा देखने को मिलती है, तो उसका जो कारण मेन है वो कपासी वर्षा बादल ही है। इसमें रुक रुक कर भारी वर्षा होती है, यानी कि थोड़ा टाइम रुक गया फिर वर्षा होने लगी, फिर थोड़ी देर रुक गया फिर वर्षा होने लगी। इस तरीके से इसमें वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से वर्षा की मात्रा का, बादल की दिशा एवं गति का, सागरीय लवणता का या फिर उपरोक्त सभी का। तो जो नेफोमीटर है उससे बादलों की दिशा का मापन एवं गति का मापन किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। नेफोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा बादलों की दिशा एवं गति ज्ञात की जाती है। आइसो हाइट क्या होता है? आइसो हाइट होता है वर्षा के समान मात्रा वाले स्थान को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसको बोला जाता है आइसो हाइट। एवं आइसो हेलाइन क्या होता है? ये क्या होती है? लवणता को मापती है। समुद्र जल में खारेपन की समान मात्रा, यानी कि जो समान लवणता वाले स्थान को प्रदर्शित करती है, उसको बोला जाता है आइसो हेलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलिबिली किस प्रकार के तूफान है? बिलिबिली ये कैसा है आपका? शीतोष्ण है, समशीतोष्ण कटिबंध है या फिर उष्ण कटिबंध है या फिर ध्रुवीय है। तो जो बिलिबिली है, पहले तो ये आता कहाँ पे? ये आता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पे आता है ये आपका? ऑस्ट्रेलिया में आता है। और साथ में ये किस प्रकार का तूफान है? तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय तूफान। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपके पश्चिमी तट पर, जो उत्तरी पश्चिमी तट है ऑस्ट्रेलिया का, उस पर ये बिलिबिली देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में सर्वाधिक टाइफून किस महीनों में आते हैं? ये भी क्या है? टाइफून है क्या? ये भी आपका एक चक्रवात ही है। किस महीने में ये आता है? तो ये आता है जनवरी से मार्च में या फिर मार्च से जून में, जुलाई से नवंबर में या फिर नवंबर से जनवरी में। तो जो जुलाई से नवंबर का महीना है, इसमें चीन में सबसे ज़्यादा टाइफून देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी तटीय भागों, जो दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले चक्रवात के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होता है यहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु में जो सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, जिसके कारण कि वर्षा होती सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। इन चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। जो चक्रवात हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवात के नाम से, टाइफून नाम से जाने जाते हैं। ये जुलाई से नवंबर के मध्य में उत्पन्न होते हैं। चीखता साटा किस तत्व की बोध है? चीखता साटा है क्या? ये उच्च ज्वार है, उच्च वेगीय पवन है, मूसलाधार वर्षा या फिर त्वरित झंझा है। तो जो ये आपकी है चीखता साटा, ये उच्च वेगीय पवन है जो कि दक्षिण में देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है आपको? दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण पछुआ हवाओं की इतनी गति तेज हो जाती है कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं,
जब आप जाओगे मैप में देखोगे आप दक्षिणी गोलार्ध में, तो जब वो 50 30 40 डिग्री से आप जाओगे 60 के बीच में, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी आपको स्थल नहीं मिलेगा, यानी कि लैंड नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे ओशियन जो समुद्र है वही मिलेंगे। तो जिसके कारण क्या है, जो हवाएं चलती हैं पछुआ हवाएं, उनको कहीं भी वो टकराती नहीं है, तो उनका वेग इतना तेज हो जाता है कि वो तूफानी हो जाती हैं। हवाएं कितनी हो जाती हैं, तूफानी हो जाती हैं। तो इनका नाम क्या रखा गया है, अलग अलग अक्षांशों पर जाके इनका नाम चेंज होता गया है। तो वही जो चीखता साठा है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 60 डिग्री अक्षांश में मिलेगा। ये क्या होती हैं, जो पछुआ हवाओं के साथ में प्रचंड झंझा चला जाता है। इन्हीं प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांशों के पास में इनको बोला जाता है गरजता चालीसा। जब आप 40 अक्षांश में जाएंगे तो वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं गरजता चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे तो वहाँ पे भयंकर पचासा, और 60 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे तो चीखता साठा, इन नामों से इनको पुकारते हैं। पछुआ हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री से उपद्वीय निम्न वायुदाब 60 से 65 डिग्री के बीच में चलती हैं, जो कि दोनों गोलार्धों में चलती हैं। लेकिन जो ये नाम है आपके गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा, ये सब जो नाम है ये आपको सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में ही प्रयोग किए गए हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनके नाम प्रयोग नहीं किए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो पछुआ हवाएं हैं वो दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ऑर्गन जो है आपकी, ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है और सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को तनु डाइल्यूट करके प्रज्वल को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये कौन सी गैस के बारे में बता रहा है, नाइट्रोजन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण को आंशिक रूप से सोखकर उसे गर्म करती है। ये क्या करती है, सब कहीं ना कहीं जो प्रभावी हो रहा है किसको कर रहा है, ये ग्रीन हाउस को। ये किसको प्रभावित कर रहा है, जो ग्रीन हाउस है ये प्रभावित हो रहा है हमारे, क्या प्रभावित हो रहा है, तो ये ओजोन मंडल जब आप जाएंगे तो वो भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु है। कौन सी जलवायु भारत में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपकी CVW प्रकार की है या फिर CAW प्रकार की है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। CAW प्रकार की जो जलवायु सबसे ज़्यादा थॉर्नवेट ने बताई है भारत में। इनके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के विद्वान है थॉर्नवेट। इन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों की योजना 1931 एवं 1933 में तथा पुनः संशोधन करके 1948 में प्रस्तुत किया। 3 इनके संशोधन, पहली बार उन्होंने दी थी 1931 में, फिर उन्होंने संशोधन किया 1933 में, फिर से उन्होंने संशोधन किया 1948 में। इनके वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में PE सूचकांक मान 32 से 63 और TE सूचकांक मान जो होता है 128 से अधिक पाया जाता है। इसमें जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। इसमें क्या होता है, जो भारत का मानसून है या फिर जो जलवायु है उसमें जो जाड़े की ऋतु है, सर्दियों की ऋतु होती है, वो शुष्क होती है, कोई वर्षा वगैरह नहीं होती है। और इसका विस्तार प्रायद्वीप के अधिकतर भागों और गंगा मैदान के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवातों की आकृति नहीं होती है। किस तरह की आकृति चक्रवातों की नहीं मिलती है, अंडाकार, गोलाकार, बेज या फिर त्रिभुजाकार। तो आप देख रहे होंगे त्रिभुजाकार। चक्रवात इस तरीके से तो कभी नहीं चलेंगे कि हवाएं ऐसे ऐसे कोण बना बना करके चल रही है, इस तरीके से नहीं चलेंगे। हवाएं आपकी ऐसे चल सकती हैं, इस तरीके से चल सकती हैं, या फिर आप बिल्कुल गोल तरीके से चल सकती हैं, लेकिन ऐसे त्रिभुजाकार में नहीं चल सकती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इनकी। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। तो जो आपके शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात हैं कहाँ पर निर्मित होते हैं, ये बनते कहाँ पे हैं, मध्य अक्षांशों में बनते हैं, जिनके केंद्र में न्यून दाब होता है। अगर आप इनके केंद्र में जाओगे यहाँ पे, तो जो ये दाब होता है यहाँ का, ये कैसा होता है, न्यून दाब होता है, तथा बाहर की ओर अधिक वायु दाब होता है। जब बाहर जाते जाएंगे इधर इधर, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, वायु दाब अधिक होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ये प्राय गोलाकार, अंडाकार या बेजाकार के हो सकते हैं, जिन कारण इन्हें लो गर्थ या फिर ट्रफ कहा जाता है।
शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या फिर विक्षोभ भी कहा जाता है। जो आपके शीतोष्ण चक्रवात हैं इन्हीं को ही लहर चक्रवात या फिर विक्षोभ चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवातों की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मालागासी, फिलीपींस या फिर जापान। तो जो उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश हैं उनमें जापान सम्मिलित नहीं है। बाकी के ये ऑस्ट्रेलिया, मालागासी, फिलीपींस ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस जलवायु के अंतर्गत भारत आता है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग, अफ्रीका तट तथा पश्चिमी मालागासी, फिलीपींस, लाओस, उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम आदि प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं जो आपके 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, जिनमें आप मैप में देख पाएंगे कि भारत आ जाएगा, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा, मालागासी, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, ये सब किस में आ जाएंगे? मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसके साथ में ही अन्य किसी भी एग्ज़ाम की जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो मेरा अदर एक चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार के नाम से, तो वो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट करा रही हूँ, साथ में ही पॉलिटी भी है। तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? शीतकाल में वर्षा कहाँ पर रहती है और ग्रीष्मकाल कब शुष्क रहता है? तो ये क्षेत्र है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जिसमें कि शीतकाल में वर्षा होती है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किया गया। नाम क्या किया गया इसका? जलवायु प्रदेश भूमध्य सागरीय कहा गया, क्योंकि किसके पास में था? भूमध्य सागर के पास में था। यहाँ शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। जो सर्दियों का मौसम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकाल जो होता है वो शुष्क रहता है, यानी कि कोई वर्षा नहीं होती है। ग्रीष्मकाल गर्म और उष्ण रहता है। कैसा रहता है? गर्म रहता है और सूखा रहता है, जबकि शीतकाल साधारण होता है। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो ये जो वाताग्र लहर सिद्धांत दिया था ये बर्कनीज महोदय ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या फिर वाताग्रीय सिद्धांत या फिर इसका लहर सिद्धांत या फिर बर्जेन सिद्धांत, कितने नाम है एक ही सिद्धांत के, ये याद कर लेंगे क्योंकि नाम तो चेंज होके आ सकता है, कोई भी डाउट नहीं है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या फिर वाताग्रीय सिद्धांत या फिर इसका लहर सिद्धांत या फिर बर्जेन सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया था बी बर्कनीज एवं जे बर्कनीज ने किया था 1918 में। कब किया था इसका प्रतिपादन? 1918 में किया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से वाताग्रों के निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। ये किसके आधारित है? जो वाताग्र बनते हैं आपके फ्रंटल जो बनते हैं फॉन्ट्स, उन पर उनकी जो निर्माण प्रक्रिया है उनके आधार पर है ये। इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों का आविर्भाव वाताग्र बनने के कारण होता है। जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियाँ, जैसे कि एक गर्म वायु राशि हो गई, एक ठंडी वायु राशि हो गई, और ये जब वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर के आमने सामने मिलती हैं, इधर से क्या आ रही है? गर्म हवा आ रही है और इधर से एक ठंडी हवा आ रही है, और ये जब मिलती हैं तो क्या बन जाता है? फ्रंटल या फिर वाताग्र बन जाता है, जिसके कारण के चक्रवात की स्थिति बनती है। ये किसने कहा था? बर्कनीज महोदय ने कहा था। सिद्धांत इन्होंने अपना 1918 में दिया था। सिद्धांत सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो भी इनमें पूछे जाते हैं, डेट इनकी जो पूछी जाती है ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सिद्धांत चेंज नहीं होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर की औसत गहराई है। औसत गहराई कितनी है हिंद महासागर की? 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर या फिर 2000 मीटर। तो जो औसत गहराई है हिंद महासागर की 4000 मीटर है।
तथा इसका जो क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर के तट का अधिकांश भाग जो बना हुआ है गोंडवाना लैंड के ब्लॉक पर्वतों से निर्मित है। ये किससे बना हुआ है? ज़्यादातर जो पार्ट बना है हिंद महासागर का, जो तट बने हुए हैं उसके, वो बने हैं जो गोंडवाना लैंड का टाइम था उसके ब्लॉक पर्वतों से बने हुए हैं, जिसके कारण क्या है वो ठोस एवं सघन हो गया है। काफ़ी ठोस है क्योंकि वो पत्थरों का बना हुआ है। इस महासागर के सीमांत में मोजाम्बिक चैनल है, लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ये सभी अवस्थित हैं, इसके सीमाएं बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने % है? जो जल भाग पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में 81% है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो स्थलखंड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अभी हमने जैसे कि क्वेश्चन में देखा ही था कि जो 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में वहाँ पर कोई भी लैंड नहीं है, स्थल नहीं है, जिसके कारण कि हवाओं की गति क्या हो जाती है, काफ़ी तेज़ हो जाती है, तूफानी हो जाती है, जिसके कारण कि उनका नाम भी भयानक ही रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल में लवणता घटती है जब, लवणता कब घटती है महासागरीय जल की? बाष्पीकरण अधिक होता है, हवा का वेग अधिक होता है, भारी वर्षा होती है, या फिर आर्द्रता अधिक होती है। तो जब महासागर में क्या होगी, वर्षा आएगी, भारी वर्षा होगी, यानी कि वही जो मूसलाधार वर्षा होती है वो अगर होती रहेगी तो जो लवणता है वो क्या होगी, घट जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। महासागरीय जल में लवणता घटती जाती है जब भारी वर्षा होती है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के बावजूद अधिक वर्षा होने के कारण अधिक लवणता नहीं पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होती है, लवणता रह जाती है, जो पानी होता है वो बाष्प बन के उड़ जाता है हाई टेम्परेचर में, और क्या होती है, नमक की मात्रा रह जाती है समुद्र में, तो क्या होता है वहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है। लेकिन वहाँ पे लवणता विषुवतरेखीय में इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पे डेली वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होती है, लवणता अधिक नहीं पाई जाती। महासागरीय जल में विभिन्न कारणों से लवणता कम होती जाती है। जैसे कि अगर लवणता कम होनी है महासागरीय जल में तो जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं, जा कर के नदियों का जल पहुँच गया, वायु दाब एवं वायु दिशा हो जाती है, सागरीय जल की गतियाँ लवणता की मात्रा को घटा देती हैं, जो गति चलती रहती है, सागरीय लहरें जो चलती हैं उसके कारण भी लवणता पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्की की प्रसिद्ध वॉन झील में कितने % लवणता पाई जाती है? तो कितने % पाई जाती है ये ppm? तो 238, 330, 370 या फिर 420। टर्की की जो वॉन झील है उसमें 330 ppm लवणता पाई जाती है। देख लेते हैं लवणता जो बंद महासागरों और झीलों में पाई जाती है उसके दिए गए हैं। वॉन लेक की जो लवणता है वो है 330, मृत सागर की लवणता है 238 ppm, और ग्रेट साल्ट लेक की जो USA में है उसकी लवणता है 220 ppm। ठीक है, हाई सैलिनिटी वाली है ये। नेक्स्ट देखते हैं। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान है कितना है ये भूमंडल का? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो तापमान है महासागरों का औसत वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे से लेकर के एवं न्यूनतम तापमान जो मापा जाता है सुबह 5 बजे मापा जाता है। सबसे ज़्यादा तापमान कब होता है? दोपहर के 2 बजे करीब, और न्यूनतम जो होता है करीब 5 बजे, सुबह के 5 बजे। सामान्यतः महासागरीय भाग का औसत ताप 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? सबसे गर्म सागर जो है आपका लाल सागर है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। जो उष्णकटिबंधीय सागर है, महासागर हैं, उनका तापमान घिरे होने के कारण में होता है। लाल सागर में जल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंकित किया गया है, जबकि ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान होता है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यानी कि इस हिसाब से इसका तापमान क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचे तापमान किस में रहता है आपका? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर आपका हिंद महासागर में। तो जो सबसे ज़्यादा तापमान रहता है हिंद महासागर में रहता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम 66.40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है। हिंद महासागर का जो तापमान है 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अटलांटिक का 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिंद महासागर के सीमांत एवं बंद महासागर जैसे लाल सागर का तापक्रम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। यदि महासागरों के औसत तापमान को लिया जाए तो प्रशांत महासागर होगा। अगर जैसे औसत लिया जाए सभी महासागरों में तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। यदि सर्वाधिक तापमान के संदर्भ में पूछा जाए तो हिंद महासागर होगा। अगर सबसे ज़्यादा तापमान पूछा जाए वो किस में होता है तो सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो हिंद महासागर में होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का है। चलिए आगे देखते हैं। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से जानते हैं? तो जो आपकी क्यूरोसियो की धारा है इसको वो काली धारा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जापानी लोग हैं जो क्यूरोसियो की गर्म जलधारा को उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा का ही विस्तार मानते हैं, उसे ही काली धारा नाम से पुकारते हैं। इसकी तुलना फ्लोरिडा की जो धारा है उससे की जाती है। इस धारा का प्रभाव लगभग 700 मीटर की अधिक गहराई तक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? कौन सी धारा हो जाएगी वो आपकी? गल्फ स्ट्रीम, कैनारी की धारा, बेंगुएला की धारा, क्यूरोसियो की धारा। तो जो आपकी क्यूरोसियो की धारा है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। बाकी के गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला, कनारी ये सब किसकी हैं? अटलांटिक महासागर की हैं। जो क्यूरोसियो है वो प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। इसका विस्तार फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद में ताइवान तथा जापान तट के साथ में उत्तरी दिशा में बहती है ये, जिसके कारण जापान का तापमान ऊंचा रहता है। जापान का तापमान किसके कारण ऊंचा रहता है? तो ये है आपकी क्यूरोसियो की धारा। और वर्षा होती है यहाँ पे होक्काइडो के तट पर ओयोसियो जलधारा से मिलकर कुहारे का ये निर्माण करती है, क्योंकि जो ओयोसियो जलधारा है आपकी वो कैसी है? वो गर्म जलधारा है। और जो क्यूरोसियो है वो ओयोसियो जो आपकी धारा है वो ठंडी जलधारा है और क्यूरोसियो ये गर्म जलधारा है। जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो वहाँ पे क्या बनता है? एक कोहारा, फ्रंट फॉग का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है ये? खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, गोवा के निकट या फिर अंडमान द्वीप समूह में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा मन्नार की खाड़ी भी हो जाएगा एवं अंडमान द्वीप समूह, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको सिर्फ आप नॉलेज के बेस पर देख लीजिए। आंसर इनमें से इस बार डबल आ गए हैं लेकिन आगे तो चलकर एक ही आएगा कोई भी। भारत में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। ये अंतर सागरी चबूतरों पर चूने पर निर्भर करने वाला मूंगा जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित होते हैं। भारत में प्रवाल की रचना मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ये प्रवाल पाए जाते हैं? कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, अंडमान एवं निकोबार में भी पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सागरी निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? जो सागरी निक्षेपों का अध्ययन किया था वो किया था मर्रे ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वे सभी पदार्थ जो महासागर नितल पर एकत्रित होते हैं, यानी कि जो महासागर का तल आता है एकदम पॉइंट आता है, उन पर जो कोई भी मलबा या फिर कुछ भी कंकड़, मिट्टी, पत्थर एकत्रित जमा हो जाते हैं उसी को महासागरी निक्षेप कहा जाते हैं। मर्रे ने सर्वप्रथम इसका विस्तृत अध्ययन किया एवं इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, स्थिर स्थल सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत था? स्थिर स्थल सिद्धांत जो दिया था मर्रे ने दिया था। ये किस पर था? सागरी निक्षेपों पर, जो निक्षेप होते हैं सागरी निक्षेप उन पर आधारित था। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं।
अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो सेशन चल रहा है अपना ज्योग्राफी से संबंध PYQ प्लस MCQs का, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे PGT का पेपर। PGT में हम यूपी PGT का हमने पेपर डिस्कस कर लिया था। 2021, 2016 एवं 2013 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। अभी फ़िलहाल में जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे अपना PGT 2011 का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए। पार्ट 3 आपका ये आज डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप से ज्वाइन होना है, तो आप GS वाई दिवाकर सर प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको कोर्स एंड बैचेज देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी इसको शेयर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबिजेरेना पंख की अधिकतमता किस महासागर में मिलती है? जो ग्लोबिजेरेना पंख है, इसकी अधिकता कहाँ पे मिलती है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में? तो ये सबसे ज़्यादा जो मिलता है ग्लोबिजेरेना, ये मिलता है आपके प्रशांत महासागर में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबिजेरेना पंख की उत्पत्ति चूनायुक्त जीवों के अस्थिपंजरों से होती है। इन जो ग्लोबिजेरेना बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? चूनायुक्त जो जीव होते हैं उनकी अस्थिपंजर से बनते हैं। यह पंख 2000 से 4000 फैथम की गहराई पर मिलते हैं। इनकी गहराई कितनी होती है? 2000 से 4000 हो गई। यह पंख 1295 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार प्रशांत महासागर में 585 लाख वर्ग किलोमीटर है। अंध महासागर में 385 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इनमें अभी देखो जैसे ज़्यादा में पूछ लिया ना, तो ये आप जब आपको इतना ही नहीं पता होगा कि कितने लाख वर्ग किलोमीटर में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो प्रशांत महासागर में 585 लाख हो जाएगा। अंध महासागर में आपका 385 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यहीं अगर आप हिंद महासागर में आएंगे तो 325 लाख वर्ग किलोमीटर आपका ग्लोबिजेरेना पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाल के विकास के लिए अनुकूलतम समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? जो प्रवाल होते हैं आपके शैवाल जो होते हैं, वो उनके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है जिस पे कि वो उनकी मतलब मृत्यु ना हो, वो ग्रो कर सकें? तो वो होता है आपका 20 डिग्री, 20 से 21 डिग्री का तापमान इनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर प्रवालों का विकास होता है। व्याख्या इनकी देख लेते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये हो गया कि प्रवाल कैसे सागरों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय महासागर में, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए जो तापमान चाहिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रवालों के समुचित विकास के लिए औसत लवणता 27 ppm से लेकर के 30 ppm होनी चाहिए। औसत लवणता कितनी होनी चाहिए? दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो इनकी जो लवणता चाहिए 27 से लेकर के 30 ppm होनी चाहिए। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल, पानी कैसा होना चाहिए? महासागर का स्वच्छ होना चाहिए, अवसाद मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है और वह मर जाते हैं। ये जो आपका आता है प्रवाल का मुख बंद हो जाता है वह मर जाते हैं, ये जो आपका आता है क्वेश्चन आता है ये असरसन रीजन में आता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइन इसमें जो भी दी जाती हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप सभी को ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? टॉपिक तो यही है ना, तो इन्हीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनते हैं आगे भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? जीवमंडल का जो व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था ये किसने किया था? डार्विन ने, ट्रिवार्था ने, लिनियस ने या फिर बर्नार्डस्की ने? तो जो आपके बर्नार्डस्की हैं इन्होंने जीवमंडल का प्रयोग किया था व्यापक स्तर पर। व्याख्या इनकी देख लेते हैं। जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन, जो क्या होते हैं वनस्पति होते हैं एवं पशु होते हैं, इनका जीवन बिना किसी रक्षक साधन के यानी कोई भी इनको प्रोटेक्टिव डिवाइस के बिना ये संभव होता है। जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था बर्नार्डस्की महोदय ने 1919 में, ठीक है। डेट आप याद रखेंगे क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
विभिन्न पादपों में कितने % जल का अंश पाया जाता है? पादपों में कितने % जल का अंश पाया जाता है? 40 से 50%, 60 से 80, 40 से 80 या फिर 60 से 98%। तो जो आपका पादपों में अंश पाया जाता है जल का 60 से 98% पाया जाता है। जीव मंडल में पादपों का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि जीव मंडल के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्राथमिक उत्पादक होते हैं तथा पृथ्वी पर मानव तथा प्राणियों के आहार ये प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी पर जो मानव है उनको और प्राणी हैं उनको आहार प्रदान करते हैं। सामान्यतः पादपों में जो जल पाया जाता है 60 से 98% पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः मृदा में कितने % खनिज पदार्थ तथा जल का % मिलता है? इसमें मृदा में पूछा गया खनिज और जल का पूछा गया परसेंटेज। तो जो खनिज मिलता है 40% एवं जल मिलता है 25%। ठीक है, 40 व 25% का रेशियो इसमें चलता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मृदा के गठन व में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। ह्यूमस लगभग 5 से 10% होता है। ह्यूमस कितना होता है? 5 से 10% होता है। खनिज पदार्थ जो होता है 40 से 45% होता है और जल जो होता है 25% के करीब होता है और वायु 25% के करीब मिलती है। ठीक है, परसेंटेज याद रखिएगा क्योंकि परसेंट पूछे जाएंगे। ये पूछा ही गया है तो आगे भी परसेंटेज पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में कौन सम्मिलित है ये पूछा गया है। तो जीवों में कौन आता है? पादप समुदाय आता है, प्राणी समुदाय आता है, मृदा व जलवायु आता है या फिर प्राणी व वनस्पति आता है। तो जो जीवों में बनता है आपके प्राणी और वनस्पति दोनों से मिलकर ही बनता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादप तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप है, इसी का अध्ययन किया जाता है। जो अब अपन जीवों में पढ़ते हैं या फिर पारिस्थितिक तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें किसका अध्ययन करते हैं? प्राणियों का एवं पादपों का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? बायोम या फिर जीवोम कहा जाता है। सामान्य रूप में एक जीवोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों को समस्त पादप तथा प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सामान्यतः विशेषता उनके समस्त भूभागों प्राय समान रहती है। तो जो जीवोम होते हैं उसमें किन को शामिल किया जाता है? उनमें उन पादप और प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका क्या होता है, जो विशेषताएं होती हैं वो समान होती हैं। क्या होती हैं? जो प्राणी हैं उनकी विशेषताएं समान है, जो पादप है उनकी विशेषताएं समान है, तो उनको एक जीवों में या फिर वायुओं में शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक जीवों प्रभावित हुआ है। किससे हुआ है? ये टुंड्रा जीवों से, विषुवतरेखीय वन जीवों से, मध्य अक्षांशीय घासभूमि जीवों से या फिर बोरियल जीवों से। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो हुआ है आपके विषुवतरेखीय वन जीवों से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस बायोम का विस्तार जो मिलता है 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पे? ये जो आपका हो जाएगा ग्लोब हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। 10 डिग्री इसका नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में आपको कौन सा मिल जाता है? ये बायोम मिल जाता है विषुवतरेखीय। साथ ही में वर्ष भर इसमें उच्च वर्षा, जो वर्षा होती है यहाँ पे क्या होती है? पर डे होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्ष भर जो तापमान रहता है वो भी क्या रहता है? हाई रहता है, उच्च रहता है। 200 सेंटीग्रेड औसत यहाँ पर तापमान भी रहता है। यहाँ की विशेषता है इसका विस्तार मुख्य रूप से अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडो मलेशियन बेसिन, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा क्षेत्र में हुआ था। इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अनुकूलतम बायोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बायोम की प्राथमिकता है उत्पादकता सर्वाधिक होती है। इस बायोम में क्या होती है? जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। इस बायोम का क्षेत्रफल समस्त विश्व का 13% है। ये जो बायोम है आपका 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ क्षेत्र में जो आता है आपका वो क्या है? ये पूरे विश्व का 13% ये भाग हो जाता है। परंतु विश्व के कुल नेट प्राथमिक उत्पादन का यहाँ 40% उत्पादन होता है। अगर देखा जाए तो जो प्राथमिक उत्पादन होता है यहाँ पे, जो पेड़ पौधे जो बनते हैं उनका उत्पादन देखा जाए विश्व के पर्पज से तो वो होता है 40%। विषुवतरेखीय वर्षा वनों को विश्व का कार्बन सिंक कहा जाता है। जो विषुवतरेखीय वर्षा वन हैं आपके, ये वन जो हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कार्बन सिंक के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन सिंक किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके विषुवतरेखीय वर्षा वन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वनस्पति में अधिकता होती है। इसके कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। हाल ही के वर्षों में मानवीय क्रियाकलापों ने यह बायोम बिखर रहे हैं। क्या होता है? जो मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय क्या है? ये अपने प्रकृति को सबसे ज़्यादा बिगाड़ रहा है, तो वो कौन हो जाएगा? मानव ही हो जाएगा। तो जो मानवीय क्रियाकलाप है उसके कारण में जो ये बायोम है
बिखर रहे हैं एवं इनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अमेजन वर्षा वन विश्व के सबसे तेजी से नष्ट होने वाला वन क्षेत्र है। जो आपका अमेजन वर्षा वन है ये सबसे तेजी से नष्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या है, मानव की गतिविधियाँ होने लग गई। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है, ये किसको जाता है? बलेस को, डार्विन को, न्यूबेगिन को या फिर लिनियस को। तो जो ये प्राणी भौगोलिक प्रदेश के विभाजन का श्रेय जाता है, ये जाता है बलेस महोदय को। इन्होंने जो इनका विभाजन किया था ये किया था 1876 में। ठीक है, डेट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? ये किस में आता है आपका? न्यू आर्कटिक, पैलियो आर्कटिक, ओरिएंटल या फिर नियोट्रॉपिकल। तो ये आता है आपके ओरिएंटल में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय क्रिया अनुकूलित है और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होती हैं। यह सिद्धांत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपका? तो ये नियतिवाद से, नवनियतिवाद से, संभववाद से या फिर मानवतावाद से। तो ये संबंधित है आपका नियतिवाद से। इसमें क्या दिया गया है? मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। तो ये आपका संबंधित सिद्धांत है नियतिवाद से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। हम्बोल्ट ने प्रकृति के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अनुकूल को स्वीकार किया था। जो हम्बोल्ट महोदय थे इन्होंने प्रकृति के संबंध में मानवीय जो क्रियाकलाप थे उसको स्वीकार किया। अर्थात मानव सभी प्रकार के जलवायु में निवास हेतु खुद को ढाल लेता है। जो मानव होता है जलवायु में निवास करने के लिए खुद को ढाल लेता है। वहाँ की जैसी जलवायु होती है वो वहाँ पर रहने लगता है, तो उसी को एक्सेप्ट करने लगता है। परंतु विचारधारा से नियतिवाद होते हुए उन्होंने जैविक क्रियाकलापों पर वातावरण को प्रमुखता दी है। उन्होंने किसको प्रमुखता दी है हम्बोल्ट ने? तो उन्होंने वातावरण को दी है, ना कि मानव को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक माना बतलाया है? कौन है ये? बिडाइलडिलस ब्लॉन्स हैं या फिर हंटिंगटन है, सैम्पल है या फिर हर्टसोन है। तो जो हंटिंगटन है आपके, इन्होंने ही मानव संस्कृति का कारण एवं घोतक बनाया किसको? जलवायु को। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। हंटिंगटन जो है एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं जलवायु वैज्ञानिक थे। वह एक नियतिवादी चिंतक भी थे जिसने सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन किया था। क्या किया था? सभ्यता के विकास पर उन्होंने जलवायु के प्रभावों का वर्णन किया। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्षेत्रीय जलवायु में परिवर्तन होता है। जो सूर्य की स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है तो जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ये किसने कहा था? हंटिंगटन ने कहा था। इनको याद रखिए क्योंकि ये जो आपके आते हैं असर्शन रीजन में या फिर एक एक पॉइंट करके इनको दे दिया जाता है। जलवायु का प्रभाव सांस्कृतिक कारकों पर भी पड़ता है। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक लिखी थी मानव भूगोल के सिद्धांत, 1920 में उन्होंने अपनी पुस्तक दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु और मौसम पर अधिक निर्भर करता है। इन्होंने कहा था जो मानव है उसका भौगोलिक वितरण है वो किस पर निर्भर सबसे ज़्यादा करता है? बजाय अन्य तत्वों के बजाय वो जलवायु और मौसम पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। ये किसने कहा था? हंटिंगटन महोदय ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनांकीय मंडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये कह रहा है कि जनांकीय मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी? ये अवस्था हो जाएगी आपकी द्वितीय अवस्था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है तब मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार, मृत्यु दर 15 से 20 हजार के बीच में होती है। जन्म दर और मृत्यु दर के इस भारी अंतराल के कारण जनसंख्या का जो विस्फोट होता है उसे संसाधनों की गतिशीलता के प्रयास अधिक हो जाते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पे जो विस्फोट होता है उसमें जनसंख्या जो संसाधन होते हैं उसकी गतिशीलता के प्रयास क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं। इससे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। क्या होता है? जो जन्म दर उच्च बनी रहेगी और मृत्यु दर बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी तो कारण तो वही होगा ना कि जनसंख्या विस्फोट होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? जो आज का मानव है उसका आगमन कब हुआ था पृथ्वी पर? तो ये बना था टर्सरी युग होता है। कौन सा युग था आपका? ये टर्सरी युग था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टाइम इसका कब था?
10 लाख वर्ष पूर्व इसका टाइम माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनांकी की संक्रमण क्या है? इसमें क्या होता है? जनसंख्या की नौसर्गिक वृद्धि और विकास, जो प्रवास का अंतर होता है, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत या फिर जन्म दर में परिवर्तन। तो जो जनांक की संक्रमण है ये जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ में होने वाला परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। ये जो सिद्धांत है आपका, यह एक समाज विकास के साथ उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर से निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर तथा सामान्य ग्रामीण एवं अशिक्षित समाज में मुख्यतः नगरीय औद्योगिक एवं शिक्षित समाज में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था लेकिन इसको देख ले रहे हैं। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने % भाग कृषि योग्य है? तो ये डेटा उस हिसाब के देख लेते हैं। जो विश्व बैंक है, संकेतक दिए गए 2013 से 15 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के संपूर्ण धरातल क्षेत्र का 37.7% भाग कैसा है? कृषि योग्य है। और अगर अभी 2020 में देखा जाए, जो डेटा आया था आपका विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन FAO के अनुसार, धरातली जो क्षेत्र है वो कितना हो गया है? 38% भाग कृषि योग्य है। ठीक है, तो आप ये डेटा याद रखेंगे, क्वेश्चन पर ध्यान ना देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक मिनट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो कौन हो जाएगा आपका? जाकुन मलेशिया में है, बांटू फिलीपींस में है। तो बांटू आपका सुमेलित नहीं होगा क्योंकि बांटू अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये आपके? बांटू अफ्रीका में मिलते हैं, ना कि फिलीपींस में। खमेर कम्बोडिया में है और मोन इंडोनेशिया में। बाकी ये सभी सही हैं, बी गलत हो जाएगा क्योंकि बांटू फिलीपींस में ना होकर के अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ये कि एक ऐसा जैव क्षेत्र बायोम जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। क्या होती है? जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है, वो कौन हो जाएगा? सवाना, टैगा, चपराल या फिर टुंड्रा। तो ये आपका टुंड्रा क्षेत्र हो जाएगा जिसकी क्या होती है? उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर भूमि होता है। इस बायोम में वर्ष भर सूर्यातप तथा सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। इसमें क्या होता है? ये बिल्कुल पोलर रीजन में पहुंच जाता है, जिसके कारण कि वहाँ पर सूर्यातप नहीं पहुंचता है, कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिस कारण वनस्पतियों के विकास में न्यूनतम होता है। इस बायोम में वनस्पतियों का विकास 50 दिनों से भी कम रहता है। जो वनस्पति विकास करती हैं, ग्रो करती हैं, वो कितने दिन के लिए करती हैं? कुल 50 दिन या फिर उससे कम के लिए भी कर सकती हैं। मृदा जो रहती है हमेशा हिमानीकृत अवस्था में रहती है और इस तरह के सदा हिमानीकृत धरातल को परमाफ्रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परमाफ्रस्ट कहा जाता है, जो हिमानीकृत धरातल है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप ये बताएं हमें कि जो परमाफ्रस्ट शब्द है ये दिया किसने था? ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये कथन दिया था, किसने दिया था? तो ये किसने दिया था आपका? बोमेन गोट्स ने, कार्ल सावर एंड्री ने, काशीनाथ सिंह जगजीत सिंह ने या फिर जिम्मरमैन व मिचेल ने। तो ये दिया था आपके जिम्मरमैन ने। एवं मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, तो ये दिया था जिम्मरमैन एवं मिचेल ने। व्याख्या इसकी देखेंगे। संसाधन मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले आश्रय या फिर स्रोत के संसाधन की संज्ञा देते हैं। जिम्मरमैन ने अपनी मौलिक कृति लिखी थी वर्ल्ड रिसोर्स एवं इंडस्ट्रीज। ये किसने लिखी थी? अपने जिम्मरमैन ने। इसमें उन्होंने बताया कि संसाधन किसी पदार्थ का द्योतक नहीं है, वरन उन कार्यों को इंगित करता है जो किसी वस्तु या फिर तत्व के द्वारा संपादित होते हैं। ये किसने कहा था? आपके जिम्मरमैन महोदय ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? अपक्षालन की प्रक्रिया सबसे तीव्र कहाँ पे होती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहीं पे क्या होता है? अपक्षालन सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को, क्योंकि यहाँ पे ठंडा गर्म होता रहता है, जिसके कारण कि वहाँ पे वो चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। तो अपक्षालन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। आगे देखते हैं। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? बलुई, दोमट, चिकनी या फिर भूरी मिट्टी। जो दोमट मिट्टी है
ये पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पौधों की जो सर्वोत्तम वृद्धि होती है 6 से 7 पॉइंट pH मान वाली मृदा में होती है, जो कि दोमट मिट्टी में आराम से मिल जाती है। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? जैपोनिका, ओंस, अमन या फिर इंडिका। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चावल पैदा किया जाता है, उगाया जाता है, उसको इंडिका नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सभी चावल दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। चावल कैसी फसल हो जाएगी आपकी? उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। ओरिजा साटाइवा, जिसे एशिया के चावल के रूप में जाना जाता है। एशिया का चावल कौन सा हो जाएगा? ओरिजा साटाइवा। इस चावल की 2 उप प्रजातियाँ हैं। जो ओरिजा साटाइवा है, इसकी कौन सी हो जाएंगी? 2 उप प्रजातियाँ हो जाएंगी। 2 उप प्रजातियाँ कौन सी हैं? एक है जैपोनिका। जैपोनिका जो कि पूर्वी एशिया के शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये कहाँ पे उगाई जाती है? पूर्वी एशिया में उगाई जाती है। पूर्वी एशिया में भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। और यहीं इंडिका, इंडिका जो कि एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये दोनों उप प्रजातियाँ किसकी हो जाएंगी? ओरिजा साटाइवा, ठीक है। याद रखेंगे नाम तीनों, कोई दिक्कत तो नहीं है। भारत में चावल की 3 फसलें अमन शीतकालीन, अमन होती है जो कि शीतकालीन हो जाएगी, ओस शरतकालीन एवं बोरो ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत पैदा की जाती है, ठीक है। ये चावल की 3 फसलें हो गई, नाम याद रखेंगे, अमन, ओस, बोरो। और टाइम भी याद रखेंगे, शीतकालीन हो जाएगा अमन, ओस हो जाएगा शरतकालीन और बोरो हो जाएगा ग्रीष्मकालीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस किस्म की कहवा कॉफ़ी उगाई जाती है? कौन सी है भारत में? लाइबेरिया या फिर अरेबिका या फिर रोवेस्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी अरेबिका टाइप की कहवा है या फिर कॉफ़ी है, ये उगाई जाती है भारत में। कहवा की प्रमुख किस्मों में अरेबिका और रोवेस्टा प्रमुख है। इसमें अरेबिका ऊंचाई के भागों में 55 से 60% कहवा का क्षेत्र पाया जाता है। रोबस्टा का जो क्षेत्र है निचले भागों में पाया जाता है। ये 40% क्षेत्र पर उगाई जाती है। भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो अरेबिका मात्रा में है। कैसी है? अरेबिका उगाई जाती है, जो कि अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। रोबस्टा आपको यूएसए पार्ट में देखने को मिल जाएगी। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण एवं प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं का जब बीज बोते हैं उसमें अंकुर होना चाहिए, जब वो मतलब थोड़ा सा उगने लगे तो उसके जो प्रारंभिक विकास होता है उस टाइम में तापमान कितना चाहिए होता है? तो ये चाहिए होता है उसके लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके काफ़ी नखरे हैं गेहूँ के, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो तो इसको कैसे कैसे टेम्परेचर चाहिए। गेहूँ कैसी है? मुख्यतः एक ठंडी एवं शुष्क जलवायु की पवन है जो फसल है। अतः गेहूँ के फसल बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। बढ़ते समय उसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचना चाहिए। और जब गेहूँ पके तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ठीक है। 3 तापमान तो उसके लिए उगने पड़ने पकने के लिए चाहिए। गेहूँ की खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। और पौधों की वृद्धि के लिए 50 से 60% आर्द्रता उपयुक्त होनी चाहिए। गीला भी रहना चाहिए लेकिन पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जाता है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर गन्ना दिया जाता है? भारत है, क्यूबा है, हवाई द्वीप है, जर्मनी है। तो जो हवाई द्वीप है इससे गन्ना साल भर कारखानों को प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 818 क्विंटल गन्ना प्राप्त यहाँ से होता है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? चाय का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता है? सिकियांग घाटी में, कैंडी बेसिन में, नीलगिरी में या फिर कोस्टा रिका में। तो जो आपका कोस्टा रिका है यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं देखने को मिलता है। यह मुख्यतः रूप से नकदी फसल कोकोआ के लिए जाना जाता है। कोस्टा रिका किसके लिए जाना जाता है? कोकोआ के लिए जाना जाता है। जबकि चीन की सिकियांग घाटी, भारत की नीलगिरी एवं श्रीलंका की कैंडी बेसिन इन सब के किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सब चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उलांग, उलांग क्या है? एक चाय का किस्म है। तो ये किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? ताइवान में, वियतनाम में, ब्राज़ील में या फिर भारत में। तो इसका जो ओलांग चाय है इसका उत्पादन किया जाता है ताइवान में, ठीक है। चाय कुछ ज़्यादा ही फेमस रही है पीजीटी वालों की, इसलिए चाय और कॉफ़ी से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही भर भर के पूछे हैं। चाय एक मामूली स्फूर्तिदायक
पदार्थ है जो कि गर्म पानी में पत्तियों के अर्क उतर जाने से स्वादिष्ट पेय बन जाता है। इस चाय के बारे में तो कौन नहीं जानता, आजकल तो हर इंसान ही चाय लवर है ना, टी लवर जिनको बोला जाता है, हम भी हैं उन्हीं में से एक। इसमें सामान्यतः स्पूर्णदायक थीन नामक तत्व रहता है। क्या रहता है इसमें? थीन रहता है। चाय में क्या पाया जाता है आपका? थीन पाया जाता है। ताइवान में ओलांग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले तो आप ओलांग याद रखेंगे। ओलांग होता क्या है? चाय की किस्म होती है और ये पाई कहाँ पे जाती है? ताइवान में पाई जाती है। ठीक है, बनने के बारे में तो कोई नहीं पूछेगा ना, चाय बनती कैसे है। निम्न देशों में कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? चीन है, भारत है, यूक्रेन है या फिर अर्जेंटीना है। तो जो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है वो हो जाएगा आपका यूक्रेन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया था उसके अनुसार यूक्रेन हो जाएगा। वर्तमान समय में विश्व के 5 प्रमुख गेहूं निर्यातक देश हैं, उनको देख लेते हैं 5 कौन कौन से हो जाएंगे। पहले पर आपका हो जाएगा रूस, दूसरे पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर फ्रांस एवं 5वें पर यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, डेटा जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बोस्टन है, लॉर्डन है, पिट्सबर्ग है या फिर लेनिनग्राद है। तो जो आपका बोस्टन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। व्याख्या इसकी देख लेंगे। रूस में ठंडी जलवायु होने के कारण स्थानीय मांग बहुत अधिक है। ठंडी जलवायु है तो उनको क्या चाहिए? ऊनी वस्त्र चाहिए, जिसके कारण ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित हो गया। दिए गए विकल्पों में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र पिट्सबर्ग है। क्या है? पिट्सबर्ग है। यहाँ पे कौन सा दिया था? बोस्टन दिया था। इस समय उद्योग का मुख्य संकेंद्र मॉस्को के आसपास सेंट पीटर्सबर्ग मध्य एशिया के औद्योगिक केंद्रों में पाया जाता है। बोस्टन एक बंदरगाह नगर है। बोस्टन कैसा है? बंदरगाह नगर है जहाँ से ऊन का आयात किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? प्रमुख केंद्र पूछा गया था ना, तो ये तो पिट्सबर्ग हो जाएगा। बोस्टन क्या हो जाएगा आपका? एक बंदरगाह हो जाएगा जहाँ से ऊन का आयात किया जाता है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की मांग की पूर्ति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुसन नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? फुसन नगर में क्या है आपका? इस्पात निर्माण उद्योग है या फिर तेल शोधन साधा है या फिर कोयला खनन है या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो ये सभी हो जाएंगे किसमें? फुसन नगर में। चीन के मंचूरियन मैदान को मुकदेन त्रिभुज के प्रमुख शहर के अंतर्गत फुसन औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे ये? मुकदेन त्रिभुज में। मेन याद रखिएगा, चीन में है। चीन में फुसन औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर लोहे इस्पात उद्योग का विकास, तेल शोधन कारखाना, कोयला खनन सभी प्रकार के उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है, जापान है, रूस है या फिर नीदरलैंड है। तो ये आपका हो जाएगा जापान। ये किस में अग्रणी है? जल जहाज बनाने में। जबकि वर्तमान में जल जहाज के निर्माण में अग्रणी देश कौन है? चीन हो जाएगा। ये कब का टाइम है? जबकि आपका क्वेश्चन 2011 में आया था तब का है। ठीक है, अभी फिलहाल जो पूछा जाएगा उसमें चीन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस उद्योग का विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, मोटर गाड़ी या फिर रासायनिक उर्वरक। तो ये हो जाएगा आपका मोटर गाड़ी निर्माण। इसको जाना जाता है विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेंगे। मोटर गाड़ी उद्योग का विकास 20वीं सदी में हुआ। संयुक्त राज्य के अनुभव के अनुसार इसे महत्वपूर्ण विकास उद्योग की संज्ञा दी गई है। इस उद्योग ने जीवन में कति महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। क्या किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है। कौन है? जापान है, फ्रांस है या फिर ग्रेट ब्रिटेन है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है। यह विश्व में पेट्रोलियम उद्योग का बृहत्तम नियंत्रक भी है। इसके सीमा के अंतर्गत निम्न प्रदेश प्रमुख उत्पादक हैं। मध्यवर्ती या फिर महाद्वीपीय प्रदेश हैं। मध्य एवं पूर्वी टेक्सास है, ओक्लाहोमा हो गया, कंसास हो गया, उत्तरी लुइजियाना हो गया, अरकनसास हो गया। इसके विशाल भूखंड इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये किसके क्षेत्र हो जाएंगे? सभी ओक्लाहोमा, कंसास एवं टेक्सास हो गया, अरकनसास हो गया, ये सब
संयुक्त राज्य अमेरिका के पेट्रो रसायन उद्योग शामिल है इनमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर है जो कि जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को? ये जोड़ती है आपकी कील नहर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। जर्मनी में राइन, बेसर, एल्ब, ओडर, डैन्यूब महत्वपूर्ण नदियां हैं। डैन्यूब को छोड़कर सभी नदियां उत्तर की ओर में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, व्याख्या आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा मार्ग हो जाएगा? सुएज नहर से होकर के अंध महासागर, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर, केप हॉर्न से होकर के अंध महासागर, हिंद महासागर, या फिर यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागर मार्ग। तो ये जो व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये आपका अंध महासागरीय मार्ग हो जाएगा, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य में है। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि मैं ये सॉल्व करा रही हूँ तो इसमें मुझे याद आ रहा है कि कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पर ऐसे नहीं है, इसमें थोड़ा सा घूम के है, कहीं पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान जरूर रखेंगे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसके देख लेंगे। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका जैसे विश्व के 2 विकसित देशों को मिलाने वाला विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस समुद्री मार्ग पर विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं। विश्व के 50% बृहद समुद्री पत्तनों में 30 इसी मार्ग में चलते हैं। कितने हैं? 30% इसी मार्ग में चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि में विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? सबसे गरीब महाद्वीप पूछा गया है इसमें, तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके अफ्रीका और एशिया हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अपन लोग भी कहाँ पर रह रहे हैं, एशिया महाद्वीप के ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आने वाले विश्व में निम्न में से कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? तो एंग्लो अमेरिका में कौन सी बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं बोली जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। माउंट रेनर वाशिंगटन में है, माउंट सस्ता कैलिफोर्निया में है, ठीक है, माउंट मैकेंजी कनाडा में, ये भी ठीक है, माउंट देनाली ओहियो में दिया गया है ये, लेकिन ये ओहियो में ना होकर के ये कहाँ पे हो जाएगा? आपका अलास्का में हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट ही। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन देखेंगे PGT 2011 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि ये पार्ट 4 है। इसमें ये पेपर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने वादा किया है आपसे कि 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर कराएंगे, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे, जिसमें कि MCQ एंड PYQ मिक्स रहेंगे। तो इसमें हमने TGT के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद में PGT के, इसके बाद में अन्य जो एग्जाम आपके सभी होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित सभी PYQ जिसमें सॉल्व किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। USA की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पहले तो आपका क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि कनेक्टिकट घाटी है कहाँ पे, तो ये है USA में। प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये प्रसिद्ध है तंबाकू के लिए। किसके लिए है ये? तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या इसके देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट फसल प्रदेश पाए जाते हैं। उनमें तंबाकू के मुख्य क्षेत्र कनेक्टिकट घाटी, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है कौन है? प्राकृतिक रेशम का जिसमें कि प्रथम स्थान आता है वो आता है चीन का। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और यहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान आ जाते हैं। पहले पर आपका चीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो वो कौन सा पत्तन हो जाएगा आपका कॉफ़ी पोर्ट? ये हो जाएगा सेंटोस, जिसको कि कॉफ़ी पोर्ट या फिर कहवा पत्तन के नाम से
जाना जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ का सेंटोस, कौन सा है, सेंटोस बंदरगाह विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है। जो कहवा पत्तन कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। यह साओ पोलो क्षेत्र में कहवा आता है। जो यहाँ पे जो कहवा आता है वो कहाँ से आता है, साओ पोलो क्षेत्र से आता है। अतः सेंटोस से उस क्षेत्र की ओर जाने वाले रेल मार्ग को कहवा रेल मार्ग कहते हैं। तो रेल मार्ग भी है वहाँ पे और पोर्ट भी है, दोनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है युवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। युवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, नगोया को यहाँ का डेट्रॉइट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है, नगोया को। कोबे, नागासाकी, याकोहामा यहाँ के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो ये मैंने है आपके जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को। एंड जापान का पिट्सबर्ग युवाता हो गया। और नगोया को यहाँ का डेट्रॉइट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के निकेल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किसका है। 90% जो योगदान है वो इसमें आंसर दिया नहीं गया था, तो व्याख्या इसकी देख लेंगे। वर्तमान समय में निकेल के उत्पादन में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है, जहां विश्व के कुल निकेल का उत्पादन का 32.5% हिस्सा है। उसमें कितना दिया गया था, 90% पूछा था, ठीक है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर जो आता है, द्वितीय और तृतीय पर फिलीपींस व रूस आता है। दूसरे पर आपका फिलीपींस आ जाता है और तीसरे पर रूस आता है। यानी कि कोई भी देश निकेल के अकेले 90% हिस्से उत्पादित नहीं करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ही गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया था, तो इनको देख लेते हैं अपन व्याख्या में। जो आपका एल्यूसिन गर्त है उत्तरी प्रशांत में है, और टोंगा गर्त आपका दक्षिणी प्रशांत में है। प्लूटोर्को गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में एवं सुंडा गर्त हिंद महासागर में। इसमें क्या हुआ था, जो सभी विकल्प थे सही थे, कोई भी गलत नहीं था, या फिर एक सही होना चाहिए था, 3 गलत होने चाहिए थे, तो ऐसा इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए इसको भी आयोग ने इसको बाहर कर दिया था चेक करने से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। कौन सा है वो, भूमध्य सागरी, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। जो आपका टैगा प्रदेश है जो ये पाया जाता है पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। टैगा जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार उत्तरी अमेरिका के मध्य कनाडा, यूरोप, स्वीडन, दक्षिणी में फिनलैंड, पोलैंड, पश्चिमी रूस व साइबेरिया में स्थित है। यह जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। इस वायु में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। कैसी होती है यहाँ पे, सबसे अधिक जो मुलायम लकड़ी, सॉफ्ट लकड़ी होती है वो यहाँ से प्राप्त होती है, जिसका सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग जोड़ती है किसको किससे, चीन एवं हेनन द्वीप को, चीन एवं हांगकांग को, होक्काइडो एवं होन्शु को, या मलाया प्राद्वीप तथा सुमात्रा को। तो ये जोड़ती है, जो समुद्रगत सुरंग है सबसे लंबी है, तो ये जोड़ती है होक्काइडो एवं होन्शु को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। होन्शु सीकन सुरंग को एक रेल द्वारा होक्काइडो द्वीप से जोड़ा गया है। यह रेल लाइन समुद्र तल के नीचे सुगारू, क्या है, सुगारू जल संयोजक से एक सुरंग द्वारा बनाई गई है। जापान की प्रसिद्ध बुलेट रेल के द्वारा याकोहामा, नगोया, क्योटो, ओसाका, ओकाहामा, हिरोशिमा आदि को होक्काइडो की राजधानी सप्पोरो से ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आप सिर्फ नॉर्मल इन देशों के नाम ना याद रख करके होक्काइडो को होन्शु से जोड़ती है, ये याद रखेंगे। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले एक खान है जो कि प्रसिद्ध है हीरे के लिए। ये है कहाँ पे, ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें कि सोना, हीरा, यूरेनियम, कोयला, तांबा, टिन, मैग्नीज, लोहा, सीसा, क्रोमियम, ये सभी इनका उत्खनन होता है। तो काफ़ी मतलब महंगी खान है, आर्थिक बढ़िया है उनके। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा दी गई है। तो स्वर्ण नगर की उपमा किसको दी गई है, जोहान्सबर्ग को दी गई है। किम्बरले यहाँ की प्रसिद्ध हीरे की खान है। किम्बरले हीरे की खान को बिग होल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, बिग होल के रूप में किम्बरले की खान को जाना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन का सर्वाधिक उद्योग वाला नगर है, सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे है? संघाई में है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। चीन का क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का अजगर किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीन में सभी उद्योग पूर्ण रूप से विकसित हैं। सर्वाधिक उद्योग वाला जो नगर है संघाई है, जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम वस्त्र उद्योग है, इनका पूर्ण विकास हुआ है। ये कहाँ से हुआ है? संघाई से हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उद्योग नगर इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 32,87,273 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि विश्व में देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। 2.43% इसका भूभाग है इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल दर्रा, इसकी जो हाइट है 3,494 मीटर है। बुर्जिल दर्रा 4,199 मीटर है। धौलाधार दर्रा 4,812 मीटर है, ये गलत हो जाएगा। बनिहाल दर्रा 2,832 मीटर है, ये सही हो जाएगा। तो जो धौलाधार दर्रा है उसकी हाइट कितनी है? 3,812 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है? कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं जबकि कोसी का निर्माण होता है? तो वो कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी सोन, अरुण एवं तामूर। ठीक है, इन नदियों के मिलने से बनती है कौन? कोसी बनती है आपकी। कोसी कोसी किसको बोला जाता है? इसके लिए एक और नाम फेमस है, इसको बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी एक कैसी है? पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में हुआ है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय पार करने के बाद में इसमें पश्चिम से सुनकोसी, पूरब से तामूर मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी बनाती है। क्या बनाती है ये? अरुण से जब मिल जाती है तो ये सप्तकोसी बनाती है। कोसी भयंकर जलप्लावन और बाढ़ हेतु प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी की टोटल लंबाई है 730 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? आपके असम, बंगाल में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पश्चिम भारत में या फिर उत्तर भारत में। तो जो आम्र वर्षा होती है वो दक्षिण भारत में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्वी मानसून की बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में एक आम बात है। कैसी है ये? केरल में एक नॉर्मल बात है कि वहाँ पे बौछारें आ रही हैं। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। जो तूफानी वर्षा होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है? कॉफ़ी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम। एवं केरल में इसको बोला जाता है आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। कैसे? लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या फिर मरुस्थलीय मिट्टी से। तो जो गुजरात क्षेत्र है वो आपका काली मिट्टी से आच्छादित है, यानी कि वहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा है। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप में रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल, काली कपास की मिट्टी या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। चरनोजम भी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी के कई सारे नाम हैं। रेगुर है स्थानीय रूप में, चरनोजम है उष्णकटिबंधीय, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको चरनोजम कहा जाता है, और करेल कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। दक्कन लावा के अपक्षय से इसका विकास हुआ है। जो लावा था वो कैसा था? जल के गर्म होता, काला पड़ता है। काले के कारण मिट्टी कैसी हुई थी? वहाँ की काली हुई थी। इसलिए इसका जो विकास कहाँ पे है? ये दक्कन की जो आपका गोंडवाना लैंड है या फिर जो दक्षिण साइड है वहाँ पे है। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है ये? 0.04 हेक्टेयर या फिर 0.09 हेक्टेयर। तो ये आपकी हो जाएगी 0.09 हेक्टेयर है, जो कि प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है, और विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.6 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, ये कहाँ पे? जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान है
ये कहाँ पे है? झांसी में है। झांसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? फूलों की खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है आपके तमिलनाडु राज्य में। अग्रणी कौन आता है? तमिलनाडु आता है। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का स्थान भी फूलों में ही आता है कि ये लोग, ये देश भी, ये राज्य हैं आपके, ये भी फूलों की खेती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, असम में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। जो साल के वृक्ष पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। साल के वृक्ष संपूर्ण तराई क्षेत्र और भारत के हिमाचल प्रदेश से लेकर के असम तक मिलते हैं। ये वन्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में संकेंद्रित है। इसकी लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है, जिसका प्रयोग रेलवे स्लीपर इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। जो रेलवे स्लीपर बनती है वो कैसे बनती है? साल की लकड़ी से। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। ये कहाँ पे है? आपके महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, लौंगो हिमालय एवं शिवालिक के बीच में, चिनाब घाटी में या फिर जोजिला कारगिल के बीच में। तो ये स्थित है आपकी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपकी कश्मीर घाटी अवस्थित है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मध्य और महान हिमालय के बीच में दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य में फैली हुई है। पश्चिम में अगर आप जाओगे तो जो कश्मीर की घाटी है वो किसके बीच में फैली हुई है? पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में। इसका जो क्षेत्रफल है 4900 वर्ग किलोमीटर है। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर लंबी व 89 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कयाल पाए जाते हैं आपके केरल में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केरल के कोल्लम जिले की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पश्च जल है। क्या है? बैकवाटर झील है, जिसे नम भूमि वेटलैंड घोषित किया गया था। यहाँ की स्थानीय भाषा में झील को क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। तो झील को कयाल कहाँ पे बोला जाता है? केरल में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं। वो कौन से हैं? उत्तरी मैदान व असम, छोटा नागपुर, पठार व बस्तर, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, काठियावाड़ व थार मरुस्थल। तो जो आपका आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हो जाएंगे वो छोटा नागपुर का पठार एवं बस्तर जिला है, ये हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, किंतु खनिज संसाधन एवं वन संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनी है। उसमें क्या है? खनिज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही साथ में उसमें वन भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यह पठार ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। यानी कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट व नीस जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। इसी के कारण यहाँ पे क्या मिलता है? खनिज मिलता है। इस पठार पर ऊपर उठे हुए संप्राय मैदान देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है? प्लेटू है। प्लेटू के ऊपर में जो मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं, एक टेबल लैंड के रूप में होते हैं। इस पठार पर दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, वो कौन है आपका? कोडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र। तो ये हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र, जो कि सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ शैल तंत्र का निर्माण हुआ। ये प्राचीन परतदार चट्टान है जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। ये कैसी हैं? रूपांतरित हो चुकी हैं और इनका रूप जो परिवर्तन हो चुका है। ये सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है। इसमें लोहा है, सोना मिल जाएगा आपको, मैग्नीज मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, क्रोमियम मिल जाएगा। तो ये किस क्रम की चट्टानें हैं? ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग के स्थानीकरण हेतु आइसोडापिन का उपयोग किया था। ये किसने किया था? तो ये आइसोडापिन का जो शब्द का इस्तेमाल किया था ये अल्फ्रेड वेबर ने किया था। आइसोडापिन का मतलब क्या था? इसका था समान परिवहन वाली जो रेखाएं थी उनके लिए उन्होंने जो शब्द बनाया था उसको कहा था आइसोडापिन। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेबर महोदय ने उद्योग के स्थानीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 में किया था। डेट याद रखेंगे, 1909 में इनका सिद्धांत आया। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडापिन का प्रयोग किया। आइसोडापिन परिवहन के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च की इकाई में वृद्धि होती तो उसे मिलाने वाली रेखा को आइसोडापिन कहा जाता था। ये इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। जो समान परिवहन वाली रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा थी उसको उन्होंने
आइसोडापिन कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैग्नीसाइट आपका चौक की पहाड़ी है। ठीक है, कैनाइट ये सरायकेला, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी हीरा कुरनूल में है, यूरेनियम गुलबर्गा में है, ये आपके सही हो जाएंगे। व्याख्या इनकी देख लेते हैं। मैग्नीसाइट आपके चौक की पहाड़ी हो जाएगी, कैनाइट सिंहभूम में हो जाएगा, हीरा कुरनूल में एवं यूरेनियम गुलबर्गा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रसागर लकवा बदरपुर अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है आपका? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर असम में? तो ये स्थित है आपके असम में। नाम याद रखेंगे, रुद्रसागर लकवा बदरपुर अंगूरी तेल, ये क्या है? क्षेत्र है जो कि असम में स्थित है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। रुद्रसागर लकवा बदरपुर अंगूरी तेल क्षेत्र असम में स्थित है। रुद्रसागर क्षेत्र में रुद्रसागर 1961 में और लकवा 1965 में प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जिनसे क्या है प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यहाँ से तेल निकाला जाता है। आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर स्থাपित है? ये गुजरात के लांबा में या फिर सैलोजीपेली हैदराबाद के निकट में, माधापार भुज के निकट में या फिर मुपंडल तमिलनाडु में? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे है? ये पवन फार्म तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कहाँ पे है? मुपंडल जगह है तमिलनाडु की, वहाँ पे स्थित है। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? ये 1986 से चल रहा है अब तक। और मेगावाट कितना है इसकी क्षमता? कितनी है? 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में, जलवायु एवं व्यवसाय में, मिट्टी एवं जल प्रवाह में, आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति में। तो जो समानता किसमें है? जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पतियों की समानता होती है। जिस प्रदेश में एक समान जलवायु है वहाँ पर प्राकृतिक क्षेत्र भी एक समान ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। स्टेनसियस ये क्या है? अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म या फिर ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति, मलेशिया के बागान फार्म या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक अन्न फार्म। तो जो स्टेनसियस हैं ये आपके अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म को वहाँ पे स्टेनसियस बोला जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। अर्जेंटीना पशुपालन मुख्यतः पूर्वी आर्द्र क्षेत्रों में होता है। पश्चिम के शुष्क भागों में भेड़ों को पाला जाता है। किसको पाला जाता है? वहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है। बृहद पशुपालन केंद्रों में एस्टेंसिया कहा जाता है, जो बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता है उसको वहाँ पे एस्टेंसिया कहा जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले को ग्वाचो या फिर गायचो कहा जाता है। ये नाम भी आप याद रखेंगे, ग्वाचो एवं गायचो। ये किसको कहा जाता है? पशुओं की देखभाल करने वाले को, जो यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों की मिश्रित प्रजाति है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।